नमस्कार। आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझ में आ जाए तो आप बड़ी बड़ी रणनीतियों को आसानी से बदल सकते हैं, जो किसी भी देश, समाज या आपके परिवार के आर्थिक ढांचे को मजबूत कर सकती है। मगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में ना आए तो आप उतनी आसानी से सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा उद्देश्य है आपकी इस समझ को और विकसित करना। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज बीए सेकंड ईयर के सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर सार्वजनिक वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। आपके वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस प्यारे से अध्याय को। दोस्तों, तो ये आ रहा है हमारा पहला प्रश्न और ये है, देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र। दोस्तों, हमारे पास थोड़ी सुविधाओं का अभाव है, इसलिए आप समझने की कोशिश करें। देखिए, यह है द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें अध्याय का जो पहला अध्याय है उसका नाम है सार्वजनिक वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। अंग्रेजी में कहें तो बबुआ, पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। यह इकाई एक का अध्याय, यह इकाई थी जो द्वितीय प्रश्न पत्र है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पढ़ेंगे सार्वजनिक वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत आती है इकाई एक, और इकाई एक का अध्याय है पहला अध्याय। इसका अध्याय का नाम है राजस्व, आशय, क्षेत्र एवं प्रकृति, पब्लिक फाइनेंस, कंसेप्ट, स्कोप एंड नेचर। हम यहाँ पढ़ेंगे। और एक और टॉपिक आप यहाँ समझ लीजिए कि इसमें हम राजस्व का जिक्र करेंगे। राजस्व का जिक्र यानी पब्लिक फाइनेंस। दोस्तों, पब्लिक फाइनेंस को ही सार्वजनिक वित्त कहा जाता है। यह बात आप अच्छे से अपने दिमाग में डाल लें। दोस्तों, राजस्व अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है। राजस्व का अभिप्राय लोक सत्ताओं की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान एवं कला से है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने राजस्व को कला एवं विज्ञान कहा है, तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसका संबंध अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र से लगाया है। तो हम देखते हैं राजस्व का आशय, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। वैसे आप इसमें जो जो बातें हम बता रहे हैं, आप अगर इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप राजस्व से बनने वाले काफ़ी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, चाहे वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो या फिर बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में हो। राजस्व अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है। राजस्व का अभिप्राय लोक सत्ताओं की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान एवं कला से है। राजस्व एक विस्तृत शब्द है जिसमें सभी राजकीय संस्थाओं एवं पदाधिकारियों की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन सम्मिलित होता है। वास्तव में राजस्व अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की सीमा पर स्थित होता है। एक प्रकार से कहें तो राजस्व वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी राज्य की आर्थिक प्रक्रियाओं को चलाया जाता है, उसे राजस्व कहते हैं। या फिर हम कहें तो करों का सरकार के द्वारा लिया जाना और फिर उन करों का विभिन्न विभागों का आकलन कर उन पर विशेष प्रकारों से बजट के द्वारा लोगों के बीच वितरित करना, यह राजस्व प्रक्रिया के अंतर्गत ही होता है। आइए अब कुछ प्रमुख परिभाषाओं को जानते हैं। प्रोफेसर सी.ए. बेस्टिवल के शब्दों में प्रोफेसर सी.ए. बेस्टिवल कहते हैं कि राजकीय साधनों की पूर्ति एवं उनका उपयोग एक अध्ययन की विषय सामग्री बन गए हैं, जिसे राजस्व कहते हैं। राजकीय साधन क्या है? तो राजकीय साधन वे साधन जिनके तहत किसी भी राज्य की प्रक्रियाओं को चलाया जाता है और उन प्रक्रियाओं का अध्ययन और उनका उपयोग जिस तरह से किया जाता है, उस व्यवस्था को राजस्व कहा जाता है। क्योंकि राजस्व में आर्थिक प्रक्रिया के साथ साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है।
परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस परिभाषा का विरोध किया। उनका कथन था कि इस परिभाषा में साधन शब्द को लेकर उनके बीच में आलोचनाएं थी, क्योंकि उनका मानना था कि यह शब्द मौद्रिक, अमौद्रिक, भौतिक, अभौतिक आदि हो सकता था, किंतु इसके स्थान पर साधन का उपयोग किया जाना यह अनुचित था। वही प्रोफेसर एच डाल्टन के शब्दों में राजस्व उन विषयों में से एक है जो कि अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की सीमा पर स्थित है। दोस्तों, हमने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को अंडरलाइन भी किया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यह कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे बीए सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो, या फिर जिस जिन कक्षाओं में यह पार्ट पूछा जाता है उनमें यह लाइन जरूर रहती है कि अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के मध्य पर, सीमा पर स्थित है राजस्व। यह किसका कथन है? तो यह प्रोफेसर एच डाल्टन का कथन है। इसका संबंध लोक सत्ताओं की आय और व्यय से तथा उनके पारस्परिक संयोजन से होता है। वहीं प्रोफेसर सिराज के अनुसार राजस्व के उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध राजकीय संस्थाओं द्वारा साधनों को प्राप्त करने तथा व्यय करने से है। और प्रोफेसर सिराज ने अपनी परिभाषा में राजस्व को कला एवं विज्ञान दोनों माना है, और यह समझने के लिए एक बड़ा विषय है कि क्या राजस्व कला है या विज्ञान है, जिसे हम आगे समझेंगे। लेकिन यह तथ्य याद करने योग्य है कि कला एवं विज्ञान राजस्व को प्रोफेसर सिराज ने कहा है। दोस्तों, कुछ अर्थशास्त्रियों ने प्रोफेसर सिराज के द्वारा अपनी परिभाषा में राजकीय संस्थाओं शब्द का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। उनके अनुसार इसमें राजस्व का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है और यह सार्वजनिक निकायों का और इतने बड़े सार्वजनिक निकायों का अध्ययन करना संभव नहीं है। वहीं प्रोफेसर R.A. मग्र मसग्रेव के शब्दों में उन्होंने कहा है कि सरकार की आय व्यय की प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की जटिल समस्याओं को परंपरागत रूप में राजस्व कहा जा सकता है। अब आप इन परिभाषाओं में से जो जल्दी समझ में आ जाए, आपको हमने समझाने की कोशिश की है, जो आपको जल्दी याद हो अब वह एग्जाम्स में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्व का क्षेत्र एवं विषय सामग्री, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड सब्जेक्ट नेचर। क्या राजस्व के क्षेत्र हैं, और क्षेत्र हैं तो कितने क्षेत्र हैं, आइए जानते हैं। राज्य और उससे संबंधित संस्थाएं प्रशासन एवं सामाजिक कल्याण के लिए किस प्रकार धन एकत्रित करते हैं और किस प्रकार व्यय करते हैं, यह राजस्व के अध्ययन का प्रमुख विषय है। राज्य की क्रियाओं के साथ साथ इस बात का ज्ञान होना भी आवश्यक है कि आय के स्रोत कौन कौन से हैं तथा व्यय की मदें कौन कौन सी है। आय के स्रोत मतलब आय, राज्य की आय कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही है, किस क्षेत्र से कितना राजस्व मिल रहा है, या फिर राजकोषीय नीति, और किस तरह से बजट में किन किन विभागों को कितनी मदों में उन्हें बजट दिया जा रहा है। वहीं राजस्व की विषय सामग्री तथा क्षेत्र को कुछ भागों में बांटा गया है। आपको एक बात बता दूं, जब आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हों तो आप पहले कुछ ऊपर लाइनें लिखकर इस तरह से पॉइंट लिख लें ऊपर, ताकि जांचने वाला ऊपर ही समझ जाए कि इन्हें इतने पॉइंट इन्होंने करेक्टली लिखे हैं। उसके नीचे फिर एक एक पॉइंट करके लिखें। तो पहला पॉइंट है सार्वजनिक आय। दोस्तों, सार्वजनिक आय, जो सार्वजनिक आय, इस भाग में आय प्राप्ति के समस्त स्रोतों, उनके महत्व, वर्गीकरण, करारोपण की सिद्धांत, कर भार एवं कर विवर्तन, करों का प्रभाव इत्यादि विषयों का अध्ययन किया जाता है। आय में करों को देखा जाता है कि किस तरह सरकार की आय हो रही है करों के जरिए। वही दूसरा विषय आता है कर व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार को किन किन मदों पर कितना व्यय करना आवश्यक है, व्यय किन सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, इससे संबंधित कठिनाइयाँ,
इस व्यय का देश की अर्थव्यवस्था, उत्पादन, रोजगार आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम सोचते हैं कि सरकार स्वास्थ्य सुविधा पर इतना बजट दे रही है, रेलवे पर इतना बजट दे रही है। हम सोचते हैं कि इसमें और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन वास्तविकता तो यह रहती है कि सरकार उन पैसों को देने से पहले बहुत विचार विमर्श करती है, तब जाकर उस क्षेत्र में पैसे दिए जाते हैं। तो यह सरकार सार्वजनिक व्यय करने से पहले एक चिंतन होता है राजस्व के क्षेत्र में। वही सार्वजनिक ऋण, यद्यपि सार्वजनिक ऋण सार्वजनिक आय का एक स्रोत है, परंतु इसका अध्ययन अलग से किया जाता है। इसका कारण है कि सार्वजनिक आय के वास्तविक स्रोतों से प्राप्त धन के संबंध में कोई दायित्व नहीं होता है, उन्हें वापस लौटाना नहीं पड़ता है। परंतु सार्वजनिक ऋण द्वारा जो धन प्राप्त होता है वह सरकार पर दायित्व है, उसका भुगतान राज्य को ब्याज सहित करना पड़ता है। वित्तीय प्रशासन अगला बिंदु आता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। वित्तीय प्रशासन से आशय सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन एवं नियंत्रण से है और इसे वित्तीय प्रशासन कहा जाता है। वहीं पांचवा बिंदु है आर्थिक स्थायित्व। आर्थिक स्थायित्व जैसे कि आपने इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि आर्थिक स्थायित्व राजस्व के द्वारा किस तरह संभव है। सरकार चाहे तो किसी भी कर को घटाकर उस क्षेत्र में महंगाई को कम कर सकती है, क्योंकि जब किसी कर गिराया जाएगा, एग्जाम्पल के लिए अगर वैट गिराते हैं, जो पेट्रोल पर लगने वाला, डीजल पर लगने वाला कर होता है, अगर राज्य सरकारें उन्हें कम कर दे तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और इसकी खपत बढ़ेगी और इससे सरकार की आमदनी ज़्यादा होगी और बाजार में भी ट्रैफिक हो जाएगा। तो यह भी एक मुख्य बिंदु है। आधुनिक अर्थशास्त्री राजकोषीय नीति को न केवल आर्थिक स्थायित्व का यंत्र मानते हैं, वरन आर्थिक विकास का भी एक प्रमुख साधन मानते हैं। इसी कारण इसे आर्थिक स्थायित्व के लिए कार्यात्मक वित्त तथा आर्थिक विकास के लिए कार्यशील वित्त के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में बताया था कि इस विषय में संशय बना रहता है कि राजस्व विज्ञान है या फिर प्रकृति है, तो इस विषय पर हम बात करते हैं राजस्व की प्रकृति, नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। क्या राजस्व एक विज्ञान है? अब विज्ञान है तो इसके लिए हमें विज्ञान की परिभाषा याद रहनी चाहिए। किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, जिसमें उनके कारण परिणाम का पूरे सही तरीके से वर्णन होता है और एक सिद्धांत निकल कर आता है, तो उसे विज्ञान कहते हैं। और किसी भी विषय के विज्ञान होने के लिए कुछ बातों का जो होना पड़ता है, तथ्य होने पड़ते हैं, जैसे कि क्रमबद्ध अध्ययन, परिणाम एवं सिद्धांत, सार्वभौमिकता का गुण, कारण एवं परिणाम में पारस्परिक संबंध। राजस्व में उक्त गुण पाए जाते हैं, यानी विज्ञान वाले गुण पाए जाते हैं। अतः राजस्व एक विज्ञान है। इसमें सरकार की वित्तीय क्रियाओं एवं उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अब विज्ञान में भी समस्या है कि विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक विज्ञान और दूसरा आदर्शात्मक विज्ञान। अब राजस्व कौन सा विज्ञान है? तो देखिए, वास्तविक विज्ञान किसी समस्या की वास्तविक स्थिति को तो व्यक्त करता है, परंतु उस समस्या के हल हेतु कोई परामर्श प्रस्तुत नहीं करता है। दूसरे शब्दों में इसका संबंध केवल क्या है से है, क्यों होता है से उसका कोई संबंध नहीं होता है। इसके विपरीत में आदर्शात्मक विज्ञान केवल वस्तु स्थिति को ही व्यक्त नहीं करता, परंतु इसका संबंध क्या होना चाहिए में भी होता है। इस प्रकार राजस्व एक आदर्शात्मक विज्ञान है। अब दूसरे प्रश्न पर देखते हैं, क्या राजस्व एक कला है? कला की परिभाषा क्या है? केन्स के अनुसार कला एक दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों की प्रणाली है। विज्ञान द्वारा तथ्यों एवं सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। कला द्वारा इन तथ्यों एवं सिद्धांतों को व्यावहारिकता प्रदान किया गया है।
दोस्तों वास्तविक विज्ञान को वस्तु स्थिति के बारे में वास्तविक विज्ञान तो वस्तु स्थिति के बारे में बताता है तथा तथा आदर्शात्मक विज्ञान आदर्श प्रस्तुत करता है, जबकि कला आदर्श को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि प्रणाली बताती है। अतः यह कहना उचित होगा कि राजस्व कला है, क्योंकि राजस्व में आदर्शात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं कला के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि राजस्व कला भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान में यह आदर्शात्मक विज्ञान है और कला में भी यह आदर्शात्मक कला है। राजस्व तथा व्यक्तिगत वित्त, अब बात करते हैं इनकी। पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, अब इनमें क्या समानताएं होती हैं? सिमिलरिटीज। आवश्यकताओं की संतुष्टि। दोस्तों एक व्यक्ति जो होता है वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि अपनी आय के अनुसार करता है। उसकी जितनी आय होती है वह उतनी ही खरीदारी कर उतनी ही संतुष्टि प्राप्त करता है। लेकिन जो सरकार होती है वह अपनी आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त करती है, क्योंकि सरकारें जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेगी आम जनता के हित में यह उतना ही बेहतर होगा। इसीलिए कई बार सरकार कर्जों में तक दबने को तैयार होती है। अब बात करते हैं अधिकतम संतुष्टि का प्रयास। दोस्तों अधिकतम संतुष्टि का प्रयास राजस्व एवं व्यक्तिगत वित्त दोनों का ही उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का होता है। व्यक्तिगत वित्त में जहाँ एक विवेकशील व्यक्ति अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, वहीं राजस्व में एक विवेकशील सरकार अपनी आय और व्यय के समायोजन द्वारा सामाजिक लाभ को अधिकतम करना चाहती है। चुनाव की समस्या। दोस्तों राजस्व एवं व्यक्तिगत वित्त दोनों का ही उद्देश्य मानवता की सेवा करना होता है, इसलिए इन दोनों में चुनाव करना बेहद कठिन होता है। ऋण की प्राप्ति। राजस्व एवं व्यक्तिगत दोनों में ही जब चालू आय व्यय की तुलना में कम हो जाती है तो ऋण लेना आवश्यक हो जाता है। यही नहीं, व्यक्ति की ही भांति राज्य को भी लिए गए ऋणों को वापसी करनी पड़ती है। अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड बैंक से और एक दो ऐसे बैंक हैं जिनसे कर्जे ले रखी है और काफ़ी कर्जे में भी दब गई है। तो इस तरह राज्य सरकारें लोगों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कई बार लोन भी लेना पड़ता है, क्योंकि जो केंद्र की तरफ से बजट मिलता है वह काफ़ी कम पड़ जाता है। अब बात करते हैं डिससिमिलरिटी। डिससिमिलरिटी मतलब असमानताएं। दोस्तों असमानताएं में पहला है आय व व्यय के समायोजन में अंतर। दोस्तों एक व्यक्ति अपनी आय के अनुसार व्यय करता है, और दूसरे शब्दों में आसानी से कहूँ तो एक व्यक्ति अपनी आय के अनुसार ही अपने व्यय को समायोजित करता है, यानी उसकी जितनी सैलरी होती है वह उतना ही खर्च करता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी उतने ही पाँव पसारिए जितनी लंबी चादर है। वही दूसरा विषय है उद्देश्य में अंतर। इन दोनों के भी उद्देश्य में काफ़ी अंतर होता है। व्यक्तिगत वित्त जहाँ एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा होता है, वहीं राजस्व या फिर जो सार्वजनिक वित्त होता है यह पूरे राज्य के विकास से जुड़ा होता है। डी मार्को ने इसे काफ़ी अच्छे शब्दों में समझाया है। डी मार्को कहते हैं व्यक्तिगत वित्त व्यवस्था में किसी व्यक्ति के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। सार्वजनिक वित्त राज्य की उत्पादक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिनका उद्देश्य सामूहिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए होता है। यानी सार्वजनिक वित्त में सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, जबकि निजी वित्त में निजी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इस तरह सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र बड़ा होता है। वर्तमान और भविष्य में अंतर। जहाँ व्यक्तिगत वित्त में व्यक्ति वर्तमान की सोचता है और दूरदर्शिता नहीं दिखाता है, जबकि भविष्य के बारे में सार्वजनिक वित्त यानी राजस्व में सोचा जाता है, क्योंकि कोई भी सरकार यह सोचती है कि यहाँ पैसे लगाने से उन्हें भविष्य में क्या प्राप्त होगा। राज्य का अपेक्षाकृत अधिक प्रभुत्व।
दोस्तों कुछ वर्षों में ऐसा हुआ है कि राजस्व या लोगों के विकास में राज्य का अधिक महत्व बढ़ गया है। आय के साधनों में लोक संबंधी अंतर, अनिवार्यता की प्रकृति, बजट की प्रकृति में अंतर, सम सीमांत उपयोगिता। दोस्तों इन 8 विकल्पों में से आप किसी भी विषय को आसानी से लिख सकते हैं। नौवां बिंदु है कि गोपनीयता का अंतर। व्यक्तिगत वित्त में गोपनीयता होती है। एक व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है यह वह स्वयं जानता है, जबकि सार्वजनिक वित्त में कोई भी गोपनीयता नहीं रहती है। उसमें सरकार सभी आंकड़े जारी करती है। भुगतान के बदले लाभ। दोस्तों व्यक्तिगत वित्त में भुगतान के बदले लाभ नहीं हो। निजी वित्त में भुगतान के बदले सेवा प्राप्त होती है। आप पैसे दें, नौकर काफ़ी आ जाएंगे। लेकिन सार्वजनिक वित्त में लोगों का भला करने के बाद आपको ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होता। दोस्तों ऐसे ही डाल्टन का मत है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक वित्त में आय और व्यय दोनों दृष्टियों में अंतर होता है। जैसे कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, उतने ही पाँव पसार लिए जितनी लंबी चादर हो। दोस्तों ये राजस्व का महत्व है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि राजस्व, आपने इतना पढ़ा होगा कि हम समझ ही सकते हैं कि राजस्व किसी भी राज्य का आधार होता है। राजस्व के जरिए ही आर्थिक विकास किया जाता है और राजस्व के जरिए भी किसी भी प्रकार का विकास किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस में आर्थिक नियोजन है, पूंजी निर्माण, आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक असमानताओं में कमी, औद्योगिक विकास, रोजगार के अवसर। तो आप इन्हें देख लें। आप इनमें मन से भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि 1930 की जो महान मंदी आई थी, तीसा की मंदी, उस समय के बाद अर्थशास्त्रियों का ध्यान राजस्व की ओर गया और तीसा की मंदी के बाद राजस्व का चलन अधिक बढ़ा। ये प्रमुख तथ्य हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, राजस्व में अध्ययन किया जाता है और आप इन्हें लिख भी सकते हैं या पढ़ सकते हैं। राजस्व में अध्ययन किया जाता है सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक आय का, सार्वजनिक ऋण का, वित्तीय प्रशासन का, भविष्य संबंधी आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। राजस्व एवं व्यक्तिगत वित्त में, जैसे कि हमने पढ़ा था, राजस्व में व्यक्तिगत वित्त की अपेक्षा आय के साधनों में लोच होती है अधिक। व्यक्तिगत वित्त में श्रेष्ठ समझा जाता है अधिक के बजट को, यानी कि घाटे के बजट को जिसे हम कहते हैं। राजस्व के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता है। मौद्रिक नीति रोमन साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण था कर प्रणाली में असफल होना, और 1889 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें भी जो मजदूर वर्ग थे, मध्यम वर्गीय थी, उनको असंतुष्ट करना आर्थिक रूप से, वहाँ भी इसी कारण क्रांति हुई थी। और राजस्व संतुष्टि करता है सामूहिक समाज या आवश्यकताओं की। व्यक्ति कहता है कि मैं इतना व्यय कर सकता हूँ, वित्त मंत्री कहता है कि मुझे इतने साधनों का प्रबंध करना है। यह कथन बेस्टेबिल का है और ये बुक है जिसके ज़रिए हमने आपको समझाए थे। और आपको बता दें कि काफ़ी तथ्य, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद इतने बड़े लेसन से इतने निकालना काफ़ी मुश्किलें आई हमें। तो दोस्तों काफ़ी ध्यान से पढ़ें, अच्छे मार्क्स लाएं और आप तरक्की करें, बस यही दुआ है हमारी। आप ये देख लीजिए, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। और बुक नहीं है तो फिर आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ताकि हमारे वीडियो में हम ऐसे ही बुक्स बताते रहते हैं, ताकि आप आसानी से स्क्रीनशॉट के ज़रिए बुक देख लें। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी विषय, ऐसा कोई विषय नहीं है जो बेकार नहीं है या फिर उपयोगहीन नहीं है। हर विषय से समाज को बदला जा सकता है। आप चाहें अर्थशास्त्र पढ़ें, इतिहास पढ़ें, राजनीति शास्त्र पढ़ें, आप समाज के हिस्सा हैं और आप समाज के भावी भविष्य हैं। ये कुछ प्रश्न हैं जो इससे बने थे। राजस्व क्या है हमने बताया, राजस्व की विषय सामग्री बताई। बड़े प्रश्नों की बात करें तो ये भी हमने बताया। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में जीत की सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। तो चलिए करते हैं अच्छा और फिर मिलते हैं
हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।